हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में एक दमदार टॉपिक को, जिसका नाम है डचों का आगमन। इतनी भी दमदार टॉपिक नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं, लेकिन चलो पढ़ते हैं, क्योंकि इससे कभी कभार क्वेश्चन तो आ ही जाता है। पिछले टॉपिक की बात करूँ तो मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत में व्यापारिक कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, और मैंने आपको बताया था कुल 5 व्यापारिक कंपनियां थी जिनका भारत में आगमन हुआ था। तो पहले था पुर्तगाल, दूसरा था डच, तीसरा था अंग्रेज, चौथा था डेनिस और पांचवा था फ्रांस। ठीक है, तो ये 5 आए थे और सबसे आखिरी में फ्रांस वाले आए थे। ठीक है, इसको याद रखेगा। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पुर्तगाल के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डचों के आगमन के बारे में। तो बिल्कुल बेसिक से समझिएगा कि डचों का आगमन आखिर कैसे हुआ। दोस्तों, मैंने जब आपको पुर्तगालियों के आगमन के बारे में बताया था और उस टॉपिक को जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि पुर्तगालियों का पूरा कंट्रोल हो चुका था आखिरी समय में भारत में। लेकिन जब इसका पतन होता है तो इसके पतन में एक सबसे बड़ा कारण बनता है कि अपने आखिरी समय में स्पेन के साथ एक क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। ये इनके पतन का सबसे आखिरी कारण बनता है। अगर मैं एक टाइम की बात करूं 17वीं शताब्दी की, पूरे शताब्दी की बात कर रहा हूँ। 17वीं शताब्दी मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? 17वीं शताब्दी मतलब 1601 ईस्वी से लेकर 1699 तक। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा तो बताना पड़ता है। तो 1601 से लेकर के, या सन 1600 से लेकर, सन 1600 से 1601 से नहीं, 1600 से लेकर के 1699 तक का जो 100 साल होता है, ये क्या है? 17वीं शताब्दी। उसी तरह से अगर आज की बात करें तो आज 21वीं शताब्दी चल रहा है। ये सन 2000 से स्टार्ट है और 2099 तक चलेगा 21वीं शताब्दी। ठीक है, उसके बाद 22वीं शताब्दी आ जाएगा। चलो, ये तो अपनी जगह है। तो 17वीं शताब्दी के मध्य तक की बात करूं तो उस पीरियड में क्या हो रहा था कि धीरे धीरे स्पेन का पतन हो रहा था, और स्पेन की पतन होने के कारण धीरे धीरे पुर्तगालियों का भी पतन हो रहा था। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली और स्पेन ये दोनों आपस में हो चुके थे धीरे धीरे ज्वाइन। ठीक है, और इनके पतन हो रहा था। जिस समय इनका पतन हो रहा था उसी समय धीरे धीरे एक नई शक्ति उभर रही थी। वो शक्ति कौन सी थी? वो शक्ति थी डच। डच धीरे धीरे क्या कर रहे थे? उभर रहे थे। डच का जो व्यापारिक संगठन था ये मजबूत होता चला जा रहा था। डचों का व्यापारिक संगठन मजबूत होता चला जा रहा था, और इसके अलावा धीरे धीरे जब डच व्यापार करते जा रहे थे तो उससे जो मुनाफा कमा रहे थे उसको वेस्ट नहीं कर रहे थे। उस मुनाफे से वे अपनी सेना तैयार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, उस मुनाफे से वे अपनी सेना तैयार कर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने बनाई अपनी एक नौसेना शक्ति, और धीरे धीरे वो मजबूत होते चले गए। ये तो शुरुआत की कंडीशन है। बात है कि पुर्तगाली ज़्यादा आगे थे कि स्पेन ज़्यादा आगे था या फिर डच ज़्यादा आगे थे? तो आगे तो शुरू में आपके पुर्तगाली थे, बाद में उन्होंने सहयोग ले लिया किससे? स्पेन के साथ, और मजबूत हो गए। और तीसरी कंडीशन बनी कि 17वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते में पुर्तगाली जो सत्ता थी वो धीरे धीरे गिरने लगी, और डचों की सत्ता धीरे धीरे बनने लगी। अगर मैं एकदम बेसिक कंडीशन की बताऊं, जिस समय डच उभर रहे थे उस समय की कहानी आपको बताऊं, तो शुरुआत में पुर्तगालियों के द्वारा जो पूर्व से व्यापार किया जा रहा था, पूर्व मतलब जो भारत से व्यापार किया जा रहा था, और जो भी सामान पूर्व के देशों से लेके आया जा रहा था, ठीक है, अब भारत उसके लिए तो पूर्व ही होगा ना, तो वहां से जो भी सामान लेके आता था, जो भी मसाले, जो भी नील हो, रेशम हो, सूती वस्त्र हो, अफीम हो, जो कुछ भी आता था, ठीक है, पुर्तगाली लेके आते थे, उनको ये डच क्या करते थे? यूरोप के अलग अलग देशों में पहुंचाया करते थे। ये पहुंचाने का काम किसका हुआ करता था? तो ये काम होता था डचों का। अच्छा, ये माल उठाते कहां से? तो पुर्तगालियों की राजधानी थी लिस्बन। कहां पे थी? लिस्बन। अच्छा, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया। अगर हम बात करें दोस्तों डचों की, तो डच कहां के निवासी थे? तो डच निवासी थे नीदरलैंड के। कहां के निवासी थे? नीदरलैंड। नीदरलैंड को पुराने समय में हॉलैंड कहा जाता था, और इसकी जो राजधानी थी, राजधानी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट देशों की राजधानी याद रखा करिए, मैं बताते चलूंगा। तो नीदरलैंड की राजधानी थी एम्स्टर्डम। क्या थी? एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड वाले थे डच, और डचों का काम क्या था? ये पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए माल को बेचने का काम किया करते थे। तो पुर्तगाली अपने माल को नीदरलैंड में थोड़े उतारेंगे, पुर्तगाली तो अपने माल को पुर्तगाल भेजेंगे ना। तो पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन। वहां से ये डच क्या करते थे? उस माल को उठाते थे और लेके आ जाते थे बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम में इनका एक कारखाना बना हुआ था, वहां रखते थे, और वहीं से बाकी यूरोप के अन्य देशों के को भेज देते थे, उनके साथ व्यापार करते थे। तो बीच में जो मुनाफे की कड़ी थी वो कहीं ना कहीं किसको मिलती चली गई? वो कहीं ना कहीं मिलती चली गई डचों की, और ये डचों के लिए एक बड़ा फायदा बनता है। डच धीरे धीरे मुनाफे कमाते गए, अपना संगठन बना दिया, उनका व्यापारिक संगठन मजबूत हो गया, उनकी सैनिक व्यवस्था मजबूत हो गई। धीरे धीरे उन्होंने नौसेना में भी अपना प्रयोग करना चालू किया। और आपको पता होगा जब किसी के पास पैसा ज़्यादा आने लगता है तो उनका दिमाग चलने लगता है। डचों का दिमाग काम करने लगा यार कि
पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए सामान को हम यूरोप में बेच रहे हैं, इतना मुनाफा कमा रहे हैं, तो अगर हम वहां से सामान लेके आए जहां से पुर्तगाली सामान लेके आ रहे हैं, तो सोचो हम कितना मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि अब मुनाफा कमाने लगे थे, अब उनके पास ढेर सारा पैसा हो चुका था, उनके व्यापारिक संगठन मजबूत हो चुके थे, उनके पास सेना आ चुकी थी, तो उनको किसी बात का डर नहीं था। और ये सोच करके डचों ने एक प्लान तैयार किया कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां से व्यापार करेंगे जहां से पुर्तगाली व्यापार करते हैं, हम भी पूरब देश में जाएंगे, पूर्व के देशों में जाएंगे और वहां से व्यापार करके लाएंगे। ये तो पुर्तगालियों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ा हो गई यार। तो क्या पुर्तगाली उनको आराम से आने देंगे? पुर्तगाली इतना मेहनत से 100 सालों तक इसको संजो के रखेंगे, क्या उन लोगों को यहाँ पे आने देंगे? कभी नहीं आने देंगे। ऐसा नहीं ना कि भाई तुम भी यूरोप के हो, हम भी यूरोप के हैं, आ जाओ हमारे देश में, तुम व्यापार करो हमारे साथ साथ, हम दोनों भाई भाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब बात कंपटीशन की आती है, जब बात प्रतियोगिता की आती है, जब बात व्यवसाय व्यापार की आती है, तो भाई भाई का भी नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, भाई भाई का भी नहीं होता। ऐसे में तो बड़ा मुश्किल का काम है। तो ऐसे में क्या लगता है, पुर्तगालियों से लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी डचों को? बिल्कुल लड़नी पड़ेगी। फिलहाल डच भी थे दिमागदार, वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, वो शांति से आके पहले व्यापार करना चाहते थे कि पहले जाएं, एक छोटा सा हमको कोना मिल जाए काम करने का। ठीक है, तो उन्होंने आना चाहा, लेकिन आपको पता होगा आखिरी वाले वीडियो में मैंने बताया था कि पुर्तगालों ने एक ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी, नीले पानी की नीति, और बिना उनके इजाजत के कोई भी व्यक्ति वहां से व्यापार नहीं कर सकता था। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वो डचों को एंट्री करने देंगे? कभी नहीं एंट्री करने देंगे। तो फिर डच वाले क्या करेंगे? क्या इनका कोई नया प्लान होगा या इनका आगे का काम कैसे होगा? दोस्तों, इसके बीच की कहानी और बता दूं तो ये सब प्लान बनाते बनाते, क्योंकि डचों के पास आ गया था पैसा, तो डचों ने बना लिया अपना एक बैंक। जी हाँ दोस्तों, डचों ने बनाया अपना एक बैंक। सबसे पहले इन्होंने बनाया अपना एक एक्सचेंज बैंक। क्या बनाया? तो 1609 सही है, 1609 में इन्होंने डचों ने बनाया सबसे पहले अपना एक एक्सचेंज बैंक बनाया, और उसके बाद 1614 में एक और काम किया, क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की स्थापना की। तो दो बैंक बना, एक 1609 में बैंक ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, एम्स्टर्डम, और दूसरा क्रेडिट बैंक ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ये बना। क्रेडिट बैंक वाला जो था ये 1614 में बना। ठीक है, ये दो बैंक बनाया और अपनी सारी पूंजी वहां पे रख दिया। धीरे धीरे उससे व्यापार करने का और इन्होंने तरीका बनाया, अपना नियम कानून बनाया और काम करना शुरू किया। धीरे धीरे स्टार्ट होती लड़ाई। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इधर क्या हो रहा था कि यूरोप की अगर मैं बात करूं तो यूरोप में एशियाई वस्तुओं की डिमांड बढ़ रही थी, बहुत तेजी के साथ डिमांड बढ़ रही थी, और डचों को सबसे अच्छा मौका लगा कि इस डिमांड का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए और हमको भी व्यापार में क्या करना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। उनको ऐसा लगा कि हमको भी भाई व्यापार में हमको एक हिस्सा लेना चाहिए और हमको चल के अब काम करना चाहिए। अब उनके पास भरपूर पैसा हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, तो अब उन्होंने मूड बनाया भारत आने की। तो भारत आने की, क्या लगता है भारत आने देंगे? कभी नहीं। तो उन्होंने भारत के बजाय जो भारत का पूर्वी हिस्सा था, कौन सा, इंडोनेशिया, उसको सबसे अच्छा चूज किया कि हम लोग कहाँ चलते हैं, भारत को छोड़ करके सीधे कहाँ चलते हैं, इंडोनेशिया में, ताकि पुर्तगालियों से हमें लड़ाई लेने का मौका न मिले। ठीक है, हम उनसे लड़ाई नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो एक कोना ढूंढ रहे थे कि सबसे पहले उन्हें एक अस्थायी जगह मिले जहाँ पर वो अपने काम को कर सकें। तो इन्होंने भारत का पूर्वी हिस्सा ढूंढा, इंडोनेशिया को, और इंडोनेशिया में पहुँच गए। इन्होंने अपने जहाज को लेकर के इंडोनेशिया में गए 1596 ईस्वी में। तो मैं लिखना चाहूँगा, लिखूँ यहाँ पे, लिख दे रहा हूँ, नोट कर दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो नोट कर लेना। 1596 में दोस्तों ये कहाँ पहुँच गए, इंडोनेशिया में पहुँच गए। और इंडोनेशिया में सुमात्रा, कहाँ पर पहुँचे, इंडोनेशिया में भी कहाँ पर पहुँचे, तो इसका भी नाम याद रखिए, सुमात्रा। ठीक है, सुमात्रा में पहुँचे। और सुमात्रा में गया कौन, तो कॉर्नेलियस डी हाउटोन नाम था, हाउटोन, ठीक है, हाउनमेन, कॉर्नेलियस लीन हाउनमेन, यहाँ मैं नाम लिख दे रहा हूँ। नाम भी इनका यार इतना खतरनाक होता है ना कि सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो पाता। तो कॉर्नेलियस याद रखने का, कॉर्नेलियस डी हाउटमेन, कार्नेलियस, ठीक है, कार्नेलियस डी हाउटमैन, ये सबसे पहला यात्री था, नाविक यात्री था। ठीक है, जो आया डचों को लेकर के, कितने में, 1596 में सुमात्रा पहुंचा, और वहां पर
रुका और वहीं से इन्होंने अपने काम को स्टार्ट किया। तो याद रखिएगा, इन्होंने कभी भारत को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया, इन्होंने टारगेट किसको किया? इंडोनेशिया को टारगेट किया, क्योंकि भारत से अच्छी कोटि का मसाला जो होता था वो इंडोनेशिया में मिला करता था। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, भारत से अच्छी कोटि का मसाला कहाँ मिलता था? इंडोनेशिया मिलता था। इस वजह से इन्होंने इंडोनेशिया को टारगेट किया और पहुंच गए कहाँ पर? सुमात्रा में। अब लड़ाई बढ़ी और आगे धीरे धीरे दोस्तों टाइम पीरियड बढ़ता गया। इन्होंने पहले आया स्थिर से अपनी एक छोटा सा फैक्ट्री बनाया यहीं पर सुमात्रा में, और 1602 ईस्वी में, कितने में दोस्तों? 1602 ईस्वी में जो संसद था, कहाँ का? जो डच का संसद था, उसने एक अधिनियम पास किया और उस अधिनियम के तहत 21 वर्षों के लिए इनको व्यापार करने का मौका दे दिया। कहाँ पर? पूर्व के देशों के साथ, और पूर्व के देश के साथ साथ उसमें जिक्र किया भारत का भी कि अब डच क्या कर सकते हैं? भारत में भी व्यापार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि 96 में आए थे और सन 1602 की बात है, मतलब 6 सालों में वो अपनी स्थितियों को मजबूत कर चुके थे। अब डच संसद का ऑर्डर भी मिल गया और आने वाले 21 सालों तक उनको व्यापार करने का मौका भी दे दिया डच संसद ने। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बनी एक कंपनी, संयुक्त स्टॉक कंपनी। कौन सी बनी? जिसको डच संयुक्त कंपनी या संयुक्त स्टॉक कंपनी बोलते हैं, ठीक है, या डच ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। ये 1602 का जो डच संसद का अधिनियम आया था, इसी के तहत जो है इसको जगह दिया गया था, इसी के तहत जो है बनाया गया। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसा नहीं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत में बनी, नहीं। भारत में इनकी एंट्री होती कब? 1605 में मसूलीपट्टनम से एंट्री होगी, अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिए। तो ये 1602 याद रखिएगा, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ये अधिनियम बना सबसे पहले। अच्छा, ये कंपनी के में कितनी की आरंभिक पूंजी लगी थी? तो 6500 गिल्डर, गिल्डर वहां की मुद्रा है, ठीक है। तो 6500 गिल्डर की पूंजी लगी हुई थी, यहां पर आरंभिक पूंजी लगी थी इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी में। शॉर्टकट में इसको VOC भी बोलते हैं, ठीक है, VOC भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, VOC। तो ये हुआ। अच्छा, मैं बात करूं कि भारत में अभी यहाँ इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया इस साइड है। अरे भाई इधर कौन सा है? इधर आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार, और आगे बढ़ोगे तो यहाँ इंडोनेशिया द्वीप समूह है, और यहीं पर जावा सुमात्रा है, जावा सुमात्रा पपुआ न्यू गिनी, ऐसे करके है ना। तो यहाँ पे हैं। अब यहाँ से इन लोगों को आना था यहाँ पे, तो इन्होंने सबसे पहला टारगेट किया मसूलीपट्टनम को। नहीं, ऐसा नहीं है, इन्होंने सबसे पहला टारगेट मसूलीपट्टनम को नहीं किया, इन्होंने सबसे पहला टारगेट किया सूरत को और मालाबार को। सूरत मतलब इस वाले पोर्शन को सबसे पहले टारगेट किया, और ये मालाबार है दोस्तों, ये केरल का जो तटीय इलाका, उसको आप मालाबार बोलते हो, ठीक है। तो केरल को टारगेट किया, कर्नाटक भी नहीं, केरल को टारगेट किया, यानी सूरत और मालाबार को सबसे पहले टारगेट किया। और किसने टारगेट किया? तो नाम था वाटेर हेग। क्या नाम था? वाटेर हेग, यहां नोट कर दे रहा हूं मैं। वाटेर हेग एक सेना नायक था, ठीक है। इसने सबसे पहले सूरत को टारगेट किया और किसको? मालाबार को टारगेट किया, लेकिन यह हो गया असफल, यानी ये अपने प्रयासों में अच्छा नहीं हो पाया, फेल हो गया। इसके बाद डचों ने कहा कि अब क्या किया जाए, तो डचों ने फिर अपने पास क्या किया? मसूलीपट्टनम पे अधिकार किया, और मसूलीपट्टनम में क्या किया? आपने एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई, कितने में? 1605 में। यहाँ मैं सभी फैक्ट्रियों का नाम नहीं लिख रहा हूँ, कुछ ही फैक्ट्रियों का नाम लिखा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। तो 1605 में सबसे पहली फैक्ट्री बनाई गई, कहाँ पर? डचों के द्वारा, मसूलीपट्टनम में। और मसूलीपट्टनम आप देख रहे हो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी याद रखना भाई। बाद में मत कहना कि सर याद नहीं दिलाएं, क्योंकि यही क्वेश्चन बनता है पूरे के पूरे डच में। देखोगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है। तो मसूलीपट्टनम में 1605 में पहली फैक्ट्री बना दी गई। और एक बात और आपको बता दूं कि दो फैक्ट्रियाँ इनकी ऐसी थी जहाँ पर दुर्गीकृत हुआ था। दुर्गीकृत मतलब जहाँ पर दुर्ग बनाया गया था। तो मसूलीपट्टनम वाली जो फैक्ट्री थी, यहाँ पर दुर्ग था, और उस दुर्ग का नाम क्या था? कभी कभी ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो गेल्ड्रिया, कौन सा दुर्ग था यहाँ पे? गेल्ड्रिया दुर्ग, ठीक है, गेल्ड्रिया दुर्ग। बाकी कहीं पे दुर्ग नहीं था। लेकिन बात करूंगा अभी आगे आपसे बंगाल में, तो चिंसुरा के पास डचों ने अपना एक और दुर्ग बनाया था, ठीक है, वो अपने से काम करके बनाया था। बाकी जितने भी फैक्ट्री बनाए इन्होंने, किसी में दुर्ग नहीं बनाया। जैसे पुर्तगालियों का नाम सुना होगा आपने, तो पुर्तगालियों ने काफ़ी सारे दुर्ग भी बनाए थे, जहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाया, ठीक है, जहाँ काम करने के लिए व्यापारिक कोठियाँ बनाई, वहाँ पर दुर्ग भी बनाया। लेकिन डचों ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि वो कोई दुर्ग वगैरह बनाए हो। चलो, अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा
बताऊंगा दोस्तों कि पुर्तगालियों का जो संबंध था ये काफ़ी खराब था स्थानीय शासकों से, वहाँ के पब्लिक से, आम जनता के साथ जो इनका संबंध था पुर्तगालियों का वो बड़ा खराब था। डचों ने उनके अपोजिट काम किया। डचों ने वहाँ के व्यापारिक शासकों के साथ अपना संबंध बनाया, ठीक है, अपना व्यवहार बनाया, जिसके वजह से आप पढ़ोगे कि डचों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। यहाँ तक कि अंग्रेज मतलब किसी को उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना ज़्यादा सपोर्ट डचों को मिला। बहुत सारे शासक तो ऐसे थे कि जिन्होंने डचों के लिए काम करना, व्यापार करने के लिए पूरा का पूरा मतलब टैक्स ही छोड़ दिया कि जाओ कोई टैक्स मत दो, तुम आराम से व्यापार करो। मतलब तुम क्या हो, तुम स्पेशल हो, तुम वीवीआईपी हो, ऐसा काम किया कुछ शासकों ने। अगर उन शासकों में मैं आपको बताऊं तो जैसे गोलकुंडा के जो शासक थे, जो भी सुल्तान थे, वो हो गए जिंजी पड़ता था, जिंजी का नाम सुना ना, जिंजी, तो जिंजी के सुल्तान हो गए, और आपके मदुरई के हो गए, ठीक है, और आपके इधर तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र में जितने थे, ये सभी जो शासक थे इन्होंने डचों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया। डचों ने भी अपने रिलेशंस को अच्छा बना के रखा, इसी वजह से वो पुर्तगालियों को भारत से हटाने में समर्थ हो सके, मतलब कि सही साबित हो पाए, अन्यथा उनके बस की बात नहीं थी कि वो पुर्तगालियों को हटा पाते। तो उसमें बहुत बड़ा योगदान था किसका, भारतीय शासकों का और इनके व्यवहारों का भी, ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ बताऊंगा दोस्तों कि अब इनके थोड़ा सा फैक्ट्रियों के बारे में जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका आता है। तो इन्होंने क्या किया कि मसूलीपट्टनम में 1605 में पहली फैक्ट्री बनाई। दूसरी फैक्ट्री की बात करो दोस्तों नंबर 2 पर, तो पुलिकट में बनाया, पुलिकट तमिलनाडु में है, ठीक है। 1610 में जो है दूसरी फैक्ट्री बनी डचों के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए एक साथ में सारी फैक्ट्रीज को नोट कर दिया हूँ, तो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा, ठीक है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605, ठीक है, पहले ऐसे याद करिए 5, 10, 16, 5, 10, 16, 41, 45, 53, ऐसे बोलिए 5, 10, 16, 41, 45, 53। मोबाइल नंबर जैसे याद करते हो ना वैसे याद करो, ठीक है। तो 5, 10, 16, 16 में दोस्तों 1616 में सूरत में बनाया था इन्होंने अपनी फैक्ट्री को, 3 हो गया। इसके बाद बिमलीपट्टनम, ये भी आपके आंध्र प्रदेश में था, 1641 में। कराईकल ये आपके तमिलनाडु में है 1645 में। चिंसुर आपके पश्चिम बंगाल में है 1653 में। कासिम बाजार ये भी आपके पश्चिम बंगाल में है 1658 में। 1658 देखिए 3 जगह बना है, कासिम बाजार, पटना और बालासोर, इन तीनों जगहों पर कब बना है, 1658 में अपनी फैक्ट्रियों को बनाया। नागपट्टिनम दोस्तों ये भी आपके तमिलनाडु में है 1659 में, और कोचीन जो है आपके केरल में है लास्ट में 1663 में। 1660 भी एक और नोट कर लीजिएगा, 1660 में एक फैक्ट्री बनी थी गोलकुंडा में, कहाँ पर, गोलकुंडा में, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्रियां बनाई। अच्छा एक बात और दोस्तों, ये फैक्ट्रियां बनाकर करते क्या थे, अरे यार जो पुर्तगाली करते थे, पुर्तगाली किस चीज़ का व्यापार करते थे बताओ आप, इतना तो पता होगा आपको ना। अरे पुर्तगाली मसालों का व्यापार करते थे, मसाले में खासकर काली मिर्च और बाकी बचे मसाले, इनका व्यापार करते थे। नील का व्यापार करते थे, सोरा का व्यापार करते थे, अफीम का व्यापार करते थे, सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे, रेशम का व्यापार करते थे। तो जो भारत की अच्छी चीज़ें थी उनका व्यापार करते थे, एक चीज। दूसरी चीज वही सेम टू सेम व्यापार, एक्सपोर्ट करने का काम। अच्छा, अब एक अच्छाई बात मैं आपको बता दूं डचों के बारे में, सबसे बढ़िया बात हुई थी कि पुर्तगालियों से सोचने में ना 10 कदम आगे थे। पुर्तगालियों का मानना था कि भारत से ली गई चीज़ों को हम अपने यूरोप में बेचें, उनके दिमाग में बस इतनी बातें थी। डचों के दिमाग में और भी बातें थी। डचों ने क्या किया कि यूरोप में तो बेचते ही थे, यहाँ के सामान को यूरोप में तो बेचते ही थे, साथ ही साथ उन्होंने क्या किया ना, जो अगल बगल के दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थे, जैसे आपका वही जामा सुमात्रा हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, जैसे आपका उधर जापान साइड हो गया, चीन हो गया, आपका कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, हनोई, ये सारे जो देश थे ना, इनके साथ भी इन्होंने व्यापार चालू कर दिया। क्या बात करते हैं, उधर यूरोप के साथ तो चल ही रहा था, इधर भी व्यापार चालू कर दिया, और इधर के व्यापार से भी उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ये आप मान के चलो। तो उन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों की तरह उसी ढर्रे पे नहीं काम किया, इन्होंने पुर्तगालियों से हटके काम किया। और कहाँ, इन्होंने पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया का पूरा जितने देश थे उन सभी देशों के साथ खूब जम के व्यापार किया और खूब जम के पैसा कमाया, मतलब जबरदस्त मुनाफा कमाया। शायद उतना मुनाफा 100 सालों में किन्होंने नहीं कमा पाया, खुद पुर्तगालियों ने नहीं कमाया, उससे ज़्यादा मुनाफा किसने कमाया दोस्तों, डचों में। चलिए आइए आखिरी टॉपिक देखते हैं, अगली टॉपिक देखते हैं कि और हमको इसमें क्या पढ़ना है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात सबसे पहले जान लीजिए कि ये व्यापार अपना कहाँ से करते थे। तो दक्षिण भारत में दोस्तों एक जगह था, नाम मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक जगह था दोस्तों जिसका नाम था सदरसपट्टनम। क्या नाम था, सदरसपट्टनम, नोट करिएगा,
सदरसपट्टनम तमिलनाडु में जगह की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तमिलनाडु में सदरसपट्टनम, और एक जगह और था दोस्तों ड्रासपट्टनम, ड्रोन वाला ड्रासपट्टनम। ये दो ऐसे जगह थे जहाँ से क्या करते थे, इन दो जगहों से कपड़ों को ले जाके, सूती कपड़ों का वो उठाते थे और ला के यहाँ पे पुलिकट पे रख करके और यहीं से सीधे क्या करते थे, एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। कौन? डच। तो दक्षिण भारत के ये दो सबसे फेमस स्थल है जहाँ पर वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध थे। यहाँ के वस्त्र उद्योग बहुत प्रसिद्ध थे, तो इसलिए याद रखिएगा आईएएस और पीसीएस दोनों में क्वेश्चन बन चुके हैं। रही बात मसूलीपट्टनम की, तो मसूलीपट्टनम से नील वगैरह का निर्यात किया करते थे, तो ये काम इनका चला करता था। चलिए, तो आपने समझ गए ना। अच्छा, इसके साथ साथ याद रखिए इन्होंने विदेशों पर हमला करके कुछ विदेशी जो बंदरगाह थे जो पुर्तगालियों के अधीन थे उस पर भी इन्होंने कब्जा किया। जैसे अम्बोयना में 1605 में कब्जा किया, मसाला द्वीप इंडोनेशिया पे पूरी तरह से अपना जो कब्जा जमाया 1619 में, और श्रीलंका जिसको हम सिलोन बोलते थे 1658 में। 1658 में बहुत सारा किया। 1658 में देखिए लाइन लगाया, कासिम बाजार, पटना, बालासोर उड़ीसा में है। बालासोर कहाँ पे? उड़ीसा में। कासिम बाजार जो पश्चिम बंगाल, और मलक्का 1641 में। इन सभी स्थलों पर उठा के कब्जा कौन कर लिया था? तो डच। धीरे धीरे इनकी स्थिति और मजबूत होती गई और ये काम करते गए। आगे दोस्तों अगली टॉपिक में हमको पढ़ना है। चलिए, अच्छा, अगली एक नई टॉपिक है, उसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये तक तो ठीक है। अब इनका पतन कैसे स्टार्ट होगा, तो बताऊं आपको 1617 की बात है। कितने में? 1717 की बात है। कितने में दोस्तों? 1717 की बात है। कुछ याद आ रहा है? उत्तरवर्ती मुगल शासकों का शासन था, फर्रुखसियर था इस समय में, जिसको घृणित कायर बोलते हो। फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया, किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। और उस फरमान को दे दिया उठा के अंग्रेजों के कि जाइए और आप जो उत्तर भारत के जितने भी जगह, सभी जगह व्यापार कर सकते हैं। जो भी मुगल क्षेत्र में आते थे उन सभी जगह अपना व्यापार कर सकते हैं। और उस फरमान के मिलने के बाद अंग्रेज हावी पड़ गए किसके ऊपर? डचों के ऊपर, क्योंकि डचों की स्थिति उनके यूरोप में थोड़ी सी खराब हो चली थी। और यूरोप में शुरुआत में तो अंग्रेजों के संबंध डचों से बहुत अच्छे थे, लेकिन आखिरी समय में, जिस समय इनका पतन होना था, उस समय अंग्रेजों ने अपना संबंध इनसे खराब कर लिया, क्योंकि प्रतिद्वंदी के साथ, जो भी प्रतिस्पर्धा में इनके साथ थे, उनके साथ कभी संबंध ठीक तो हो नहीं सकता था। तो यूरोप में ही कई बार डचों और अंग्रेजों के बीच में लड़ाइयाँ हो चुकी थी। और आगे आकर के भारत में आने के बाद अंग्रेजों ने, क्योंकि भारत में आपको पता होगा सन 1600 में इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना लिया, 1599 में आ चुके थे, 1599 में अंग्रेज भी आ चुके थे। जिस समय डच आए, डच थोड़ा सा पहले आए, और 1599 में भी आ चुके थे। सन 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो गई, ठीक है। तो ये काम तो ठीक ठाक है। दूसरी बात है कि इनको सपोर्ट मिल गया उत्तरवर्ती मुगल शासकों की हेल्प से, ठीक है। हालांकि 100 साल बाद सपोर्ट मिला, बट उस समय तक इनके बीच में लड़ाई हुआ। 1759 में लड़ाई हुई है, सबसे खतरनाक लड़ाई, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 1759 में बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बेदरा का युद्ध, जो अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ। और इस युद्ध के बाद डचों की हालत हो गई एकदम खराब, और डच इस युद्ध में हार गए। हारने के बाद उन्हें भारत से भागना पड़ा, ठीक है। और पूरा का पूरा शासन व्यवस्था पे कंट्रोल कौन जमा लिया? तो बाकी का कंट्रोल कर लिया अंग्रेजों ने। आगे के टॉपिक में हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल्स उन सभी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो काफ़ी लंबी टॉपिक रहेगी, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप कर लीजिए नोट, ठीक है। तो उसको कर लीजिए नोट। यहाँ बीच से मैं मिटा दे रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, लेकिन उसको मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको लंबे समय तक थोड़ा याद रहे। एक बात कभी कभी आपसे पूछता है कि बंगाल में स्पेशली, क्योंकि पहली फैक्ट्री तो वैसे मसूलीपट्टनम में 1605 में थी, लेकिन बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई गई? तो पीपली नामक जगह पर लगाई। कहाँ पर? पीपली लाइव, ठीक है। तो पीपली याद रखेगा। और कब लगाई गई? तो 1627 में। कब? 1627 में। यहाँ की बात करूँ, ये चिंसुरा बंगाल में है और कासिम बाजार, ये दोनों बंगाल में है, लेकिन यहाँ पर देखिए 53 में और 58 मैंने लिखा, वो सही है। पीपली में इसके पहले एक फैक्ट्री लगाई गई थी 1627 में, ये याद रखने वाली बात है। दूसरा, यही पीपली से फिर इनकी कमांड आगे बढ़ गई थी, बालासोर गए थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया बालासोर में कब हुआ था? तो 1658 में, ठीक है, पीपली। और इसी के साथ चिंसुरा भी आए थे 1653 में, ठीक है। मैं आपको बता ही चुका हूँ वहाँ पे 1653, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये 1653। तो ये चिंसुरा में, तो याद रखिए चिंसुरा में इन्होंने अपना क्या किया? एक नया फोर्ट भी बनाया,
एक नया किला भी बनाया। इन सब बातों को याद रखिएगा। बाकी यहाँ जो दो नाम लिखा हूँ ये सदरसपट्टनम और द्रासपट्टनम, ये दोनों दक्षिण भारत के फेमस वस्त्र उद्योग केंद्र थे, इसको याद रखिएगा। और मसूलीपट्टनम से सबसे ज़्यादा नील का निर्यात होता था। एक्सपोर्ट जो कपड़े का होता था दोस्तों, यहाँ सूरत याद रखिएगा, सूरत से नील का एक्सपोर्ट होता था। यहाँ भड़ौच पड़ता है, भड़ौच बंदरगाह है गुजरात में, ठीक है, वहाँ से भी वस्त्रों को एक्सपोर्ट करने का काम किया जाता था। तो ये जो मेन टॉपिक था मैंने सब आपको बता दिया। बाकी जो नोट्स बना के मैं पढ़ाऊँगा उसमें और भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नहीं भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। इसी तरह से आगे भी वीडियो जारी रहेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, ठीक है। कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ फिलहाल, तो कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ और याद आ गया। जो इनकी कंपनी बनी थी दोस्तों ये, ठीक है, ये कंपनी अपने ज़माने मतलब अब तक अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा मुनाफा बांटने वाली कंपनी थी, जो अपने क्या करती थी, जो अपने शेयर होल्डरों को 18% की रेट से मुनाफा दिया करती थी, ठीक है। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा था, क्योंकि बाकी जितनी कंपनियाँ थी, चाहे पुर्तगालियों के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा या फ्रांसीसियों के द्वारा, जिसकी भी कंपनी थी, वो कभी इतना मुनाफा वो नहीं दे पाए। तो इनके मुनाफा ज़्यादा था। वेदरा का युद्ध याद रखेगा, 1759 वेदरा का युद्ध। इस युद्ध में डचों की हार हो गई, फिर इनकी कहानी खत्म। तो यही हो जाता है समाप्त। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर मैंने नोट्स बना के रखा हूँ। उस नोट्स में मैंने लिखा हूँ, बताना आपको भूल गया, कि नील के उत्पादन के लिए, जैसे कपड़े के लिए दो फेमस जगह थे, तो नील के लिए दो जगह फेमस थे दोस्तों, जिनका नाम है नागलवाचे। क्या नाम है? नागलवाचे, ठीक है, नागलवाचे याद रखेगा। और एक जगह और है पालकोल्लू, ठीक है, पालकोल्लू। ये दो जगह हैं जहाँ से नील की खेती होती थी और नील का उत्पादन, नील की रंगाई होती थी इन दो जगहों से। तो कुछ इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उनको मैं नोट कर दे रहा हूँ। बाकी नॉर्मल सी बात थी। तो ये जो चार थे, ये मुझे अलग से मिल गए, क्योंकि बहुत सारी किताबों को पढ़ता हूँ तो कुछ मुझे भी नया मिल जाता है, ठीक है। जब पढ़ाने के पर्पज़ से मैं आता हूँ ना, तो बहुत सारे मटेरियल को कलेक्ट करता हूँ, ढूंढता हूँ। तो बाकी सब जगह तो यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे पहले से पता थी। ये दो चीज़ें आज पढ़ाने के दौरान मुझे भी नई मिली है, क्योंकि आप शायद ढूंढोगे तो आपको भी नहीं मिलेगी। सदरसपट्टनम, द्रासपट्टनम, नागलवाचे और पोलकुल्लू, ये दोनों याद रखिएगा। नील उत्पादन और साथ ही साथ नील रंगाई दोनों के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो आपको पढ़ाता हूँ जब मैं, तो कुछ मुझे भी अच्छा खासा सीखने को मिल जाता है। तो उन दो चार टॉपिकों को मैं नोट करके लिख देता हूँ और आगे आपको नोट्स बना के पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और एक काम और करिएगा दोस्तों, कि आपको मैंने बताया था कल ही ना, कि वीडियो कैमरा लेने में थोड़ा मुझे उधार लेना पड़ा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि सर को डोनेट करना चाहिए, तो आप लोग डोनेट जरूर से करिएगा। डोनेट करने के लिए रक्षाबंधन के दिन आप देख लीजिए, मेरा एक वीडियो आया था मोटिवेशन का, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, या आज मैं उसको अलग से प्लेलिस्ट में सेट कर दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि एक्चुअली सर को करना चाहिए तो करिए, अदरवाइज यार कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इस काम के लिए परेशान मत होइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।